ओके, स्टार्ट करते हैं। आई होप जो आज की क्लास अटेंड कर रहे हो पिछली क्लास देख लिए होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। वी स्टडीड अ फिजिकल क्वांटिटी नोन एज चार्ज। ठीक है, चार्ज एक किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, राइट। अगर वो बॉडी चार्ज नहीं है तो वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपल्शन फील करेंगे आपस में, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों आपस में अट्रैक्शन फील करेंगे। तो चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी बॉडी जिसके कारण वो बॉडी एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। क्लियर है? चार्ज को हमने देखा था, वी डिनोट द चार्ज बाय क्यू। ठीक है, और इसका सिंबल हमने बोलो, इसका यूनिट हमने देखा था कूलम। कॉलम नहीं, कूलम। ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल सी, कूलम। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि बेसिकली जो चार्ज ट्रैवल करता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही अपन बैलेंस शेल से बाहर निकाल सकते हैं। बैलेंस शेल याद है? एक एटम होता है, उसके अलग अलग शेल्स होते हैं, उसके आखिरी शेल को हम बैलेंस शेल बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन वहीं से निकलता है बाहर। प्रोटॉन तो अंदर रहते हैं ना, पॉजिटिव चार्जेस आर प्रोटॉन, और ये तो अंदर रहते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। तो जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो कौन से करते हैं? नेगेटिव चार्जेस। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। बहुत छोटा चार्ज है ना एक इलेक्ट्रॉन का। हमने देखा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, स्टैटिक करंट। बट उससे हम कोई डिवाइसेस को रन नहीं कर सकते। इट इज जस्ट अ चार्ज जो एक जगह पे स्टैटिक है, फिक्स्ड है। ठीक है, पर जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। करंट तभी प्रोड्यूस होता है जब चार्जेस फ्लो करें, और उनको फ्लो करने के लिए पाथ चाहिए होता है, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स देखे थे कि मैंने बताया था कि हर मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है। जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है दे आर कंडक्टर्स, वो आसानी से अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देते हैं। और इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं। और सेमीकंडक्टर्स लाइज बिटवीन टू, इसमें करंट फ्लो होगा बट नॉट इन दैट क्वांटिटी जितना कंडक्टर में हो रहा होगा, और इंसुलेटर के जैसे जीरो भी नहीं होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, ओके। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अपन ये भी निकाले थे कि जब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना कूलम है तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन को एड अप करोगे तो 1 कूलम बनेगा। समझ रहे हैं? तो उस पर अपन क्या निकाले थे कि 1 कूलम का कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 अपॉन दिस नंबर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे डिनोट कर सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉन्स को ना, ई के ऊपर एक माइनस चार्ज लगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे द वैल्यू विल कम आउट टू बी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स को जब आप कंबाइन करोगे ना तो उनका टोटल चार्ज 1 कूलम आएगा। Am I clear? ठीक है, फिर हमने चार्ज का एक फॉर्मूला भी निकाला था, Q इज इक्वल्स टू Ne, where N is the number of electrons and E का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि ये होता है 1.6। मतलब अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास टोटल चार्ज कितना है? 10 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास 25 इलेक्ट्रॉन है तो 25 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपको टोटल चार्ज निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू N इंटू E, और ये N हमेशा इंटीजर ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन या 1 होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे। 3.5 इलेक्ट्रॉन कुछ होते नहीं है, अपन इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये चार्ज में जो N है, N इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। एम आई क्लियर? ठीक है, यहां तक हुआ था हमारा। अब इन चार्जेस को आज फ्लो करवाएंगे। ठीक है, अपन जब तक ये चार्जेस स्टैटिक थे ना, अपन कुछ एग्जांपल देखे थे, वो ग्लास रॉड को सिल्क में रब करेंगे या स्केल को बालों में रब करोगे, तो इन सब चीजों से चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है बट फ्लो नहीं हो पाएगा। फ्लो होने के लिए उसे एक पाथ चाहिए। तो लास्ट क्लास में हमने एंड किया था कंडक्टर्स और इंसुलेटर से। दोनों में एग्जांपल लिखे थे कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स। उसमें भी सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर।
बट हम घरों में कॉपर वायर यूज करते हैं, कारण सिल्वर वायर इज नॉट इकोनॉमिकल, है ना, एक्सपेंसिव हो जाएगा, आप उसको वायरिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने देखा था। और इंसुलेटर कुछ एग्जांपल देखे थे, वुड, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब आपके इंसुलेटर्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास नहीं हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट, आज इन चार्जेस को फ्लो करवाएंगे, तो इनको फ्लो करवाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। मतलब अगर चार्ज फ्लो हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो दे हैव टू डू सम वर्क, तभी वो वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो उसी वर्क को हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो आज अपन को पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, फिर हम करंट पे आएंगे। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालेंगे सभी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाल लीजिए क्या हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए मैंने कहा था ना कि हर सब्सटेंस में रेजिस्टेंस होता है, ये वायर में भी रेजिस्टेंस है, हमारी बॉडी में भी रेजिस्टेंस है। मतलब कोई है, एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो उस चार्ज के फ्लो को रोकेगी, उस वायर में चार्ज के फ्लो को रोकने वाली है, राइट। तो उसके रोकने को हमको क्रॉस करना है ना, बैरियर है, कुछ क्रॉस करना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी हम उस बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। तो द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। हम बोलते हैं ना कि 9 वोल्ट की बैटरी है, 11 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 1 वोल्ट की बैटरी है, सेल है ना, तो ये बेसिकली उसका पोटेंशियल होता है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो हेडिंग डालिए इसका, इसमें एक डेफिनेशन लिखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक potential at a point is the work done, is the work done, is the work done in moving a positive unit charge, is the work done in moving a positive unit charge from infinity to that point, to that point। अब इसका मतलब समझना जो लिखे हैं, मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका एक फील्ड होता है। फील्ड का मतलब क्या है? एक क्षेत्र। फील्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्र, जहां तक उसका इन्फ्लुएंस होगा। जैसे मैं मान लो एक मैग्नेट रखता हूँ, अगर यहाँ पे, यहाँ एक मैग्नेट है और यहाँ पे आयरन का पीस है, ठीक है, ये मैग्नेट आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर लेगा यहाँ तक, क्योंकि ये इसके पास है थोड़ा। मान लो ये मैग्नेट ना सिर्फ इतने रेंज में ही अट्रैक्शन या रिपल्शन देगा। अगर मैं इस आयरन पीस को यहाँ रख दिया तो अब ये अट्रैक्ट नहीं होगा ना। तो ये जो मैंने बनाया ना, ये इस मैग्नेट की फील्ड है, वो रीजन जहां तक इस मैग्नेट का असर रहेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी ही होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा या नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तभी जब ये चार्जेस उसकी फील्ड में होंगे, रेंज में होंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? अगर ये चार्जेस उनके रेंज के बाहर है, तो ये अंदर का जो चार्ज है ये उनको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ओके, तो ऐसी एक सिचुएशन बनाते हैं अपन कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन टिल वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज विल बी देयर। जहां तक इस चार्ज का इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस समझ रहे हैं ना, उसके कारण ही तो वो अट्रैक्ट या रिपेल हो रहे हैं ना, उसका इन्फ्लुएंस, उसका असर कहां तक है, उसे हम कह रहे हैं उसका फील्ड। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, अब मान लो यहां एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रखा है, मतलब इसके पास इसका कोई रिपल्शन नहीं होगा, फिलहाल नहीं होगा, राइट। ये पूरे रीजन में, आउटसाइड दिस फील्ड, ये पूरा रीजन कहलाता है इंफिनिटी। क्या कहलाएगा? इंफिनिटी। जहां पे इस चार्ज का असर नहीं होगा उसको अपन इंफिनिटी बोल रहे हैं। ठीक है ना। अगर आपको जानना है कि इस चार्ज को यहां तक लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, आपको इस चार्ज को यहां प्लेस करना है। आप जैसे ही इसके अंदर घुसाओगे ना चार्ज को, ये रिपल करना चालू कर देगा, पर आपको तो यहां तक लाना है।
तो आप जब तक उसको लेके आओगे वो रिपेल करता रहेगा आपको, आया ना। आप ऐसा छोड़ नहीं सकते ना कि ऐसा उसको धक्का दे तो वो जाके वहां बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। आपको उसको होल्ड करके यहां तक लाना है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो आपको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि एक रिपल्सिव फोर्स आपके ऊपर लग रहा होगा। तो जो वर्क हम कर रहे हैं ना उसको यहां से यहां तक लाने के लिए, उसी वर्क को हम इस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं। अगर वो पॉइंट यहां होता और पास होता तो वर्क ज्यादा करना पड़ता, है ना। और अगर ये पॉइंट दूर होता तो वर्क कम करना पड़ता। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इट इज द वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। उस पॉइंट तक लाने में हमें कितना काम करना पड़ रहा है, वो होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल। हाँ होगा, उसका भी रेंज होगा, पर हमने इसको फिक्स कर दिया इस चार्ज को यहाँ पे। अब बस इसको लेके आने में कितना आपको वर्क करना पड़ रहा है वही है। खैर अगर आप इसको लेके आओगे तो ये भी इसको रिपेल करेगा, बट ये हमने फिक्स कर दिया चार्ज। तो जो भी रिपल्शन होगा वो इसी को फील होगा, इसका, ठीक है। और उस वर्क को करने के लिए जो मतलब वो जो वर्क डन हो रहा है ना उसी अपन पोटेंशियल बोलते हैं। तो देखो पोटेंशियल को अपन डिनोट करते हैं वी से, वी से हम डिनोट करते हैं पोटेंशियल को। और जो अपन ने डेफिनेशन लिखा है उसी से उसका फॉर्मूला बन जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज का यूनिट हमें पता है क्यू होता है, और वर्क डन डब्ल्यू। एक वर्क डन फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते थे 9th में, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क है। क्या है ये? इलेक्ट्रिकल वर्क। वो फिजिकल वर्क था, मैं कोई चीज को ले जाके कहीं रख रहा हूँ, या मैं कोई चीज को पुश कर रहा हूँ तो वो मूव हो रही है, तो मैंने फोर्स लगाया, उस चीज का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो भी वर्क डन था। बट दैट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल वर्क। बट ये किस टाइप का वर्क है? इलेक्ट्रिकल वर्क। यहां मैं किसको उठा रहा हूं? एक चार्ज को। वो चार्ज को एक फोर्स लग रहा होगा, बट मैं उसको डिस्प्लेस भी किया हूं। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हम इस चार्ज को लेके आ रहे हैं तो एक फोर्स लग रहा होगा ना, तो वो एक अपोजिंग फोर्स हो गया, उससे ज्यादा फोर्स से मुझे लेके आना पड़ेगा तभी मैं लेके आ पाऊंगा। और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो अपनी जगह से वो खिसक भी रहा है, राइट। तो ये भी एक तरह का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही है। फोर्स किस टाइप का? इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, क्लियर? ठीक है, वहां पे अपन फिजिकल फोर्स लगाते थे पुश करने के लिए, यहाँ पे इसको किस टाइप का फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, क्लियर? ठीक है, तो एक लाइन और लिखना है इसमें, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। इट इज डिनोटेड बाय वी, कैपिटल लिखना है ना, कैपिटल वी। ठीक है, ये वाला डायग्राम आप लोग बना लो। ये चार्ज को यहां लेके आएंगे और ये रीजन को इंफिनिटी लिख देना, ठीक है। ये इंफिनिटी यहां भी लिख सकते हो जहां पे चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे। इसके बाहर के पूरे एरिया को अपन इंफिनिटी बोल रहे हैं, ठीक है, जो उसके फील्ड के बाहर है। ये डायग्राम बनाना, उसके बाद अपन फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। नीचे लिखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equals to work done upon charge। नेक्स्ट लाइन में उसी को सिंबल के फॉर्म में लिख लेना, V is equals to W by Q। हाँ, Q मतलब चार्ज है, अपन डिवाइड करते पर यूनिट बोल देते हैं। जैसा अपन नहीं बोलते डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड। अपन कोई भी चीज को डिवाइड करते हैं तो अपन उसको पर यूनिट बोल देते हैं, क्योंकि अपन डिवाइड करें तो अपन 1 का निकालना चाह रहे हैं ना। मान लो आपने एक जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, 15 जूल वर्क किया इन मूविंग 2 कूलम चार्ज। तो आपने जब डिवाइड कर दिया तो ये तो 1 का बताएगा ना आपको। इसका आंसर क्या आएगा? 7.5 आएगा। तो 1 कूलम को चार्ज को मूव करने के लिए 7.5 जूल यूज करना पड़ रहा है, तो 2 के लिए 15।
ये हो गया, समझ में आ गया क्या दिखा? इसलिए पर यूनिट बोलने का मतलब यही होता है, आप जब किसी चीज को किसी से डिवाइड करते हो ना, तो आप इसका पर यूनिट का वैल्यू निकालते हो। आपको भले मैंने क्वेश्चन दे दिया कि हाँ 2 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 15 जूल एनर्जी लग रही है, 2 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 15 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो व्हाट इज इट्स पोटेंशियल? तो आप क्या करोगे, W बाई क्यू करोगे, तो इससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7.5 आएगा। तो जब 2 के लिए 15 लग रहा है, तो 1 के लिए 7.5 लगेगा, वही तो निकाल रहे हैं अपन। जब अपन डिवाइड करते हैं तो अपन वो एक चीज के लिए निकालते हैं, 1 कूलम। वहां हम निकालते थे पर सेकेंड स्पीड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। भले मैंने 300 किलोमीटर 5 घंटे में कवर किया होगा, बट स्पीड पर आवर निकाली जाती है कि 300 डिवाइड बाय 5 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। इसलिए पर यूनिट वर्ड अपन यूज करते हैं जब भी इस टाइप का रेशियो में फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितना काम एक यूनिट चार्ज के लिए करना पड़ रहा है, समझ गए? गाड़ी कितना डिस्टेंस चली है 1 घंटे में, किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ओके। तो इसका यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का भी अपन ने निकाला था लास्ट क्लास में, कूलम। तो जूल्स पर कूलम, इसी को हम कह सकते हैं जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना यूनिट इज जूल पर कूलम और वोल्ट। जूल पर कूलम और वोल्ट। आपको टाइमिंग पता नहीं है कि आप सर आज मैं लेट, उस दिन भी लेट हुए थे, इसके पूछ रहा सर हूँ। मार्केट चले गए। मैथ्स का टाइमिंग अलग है ना, साइंस का अलग है, 15 मिनट का गैप है। सर मार्केट चले गए। ठीक है, देखिए सब यूनिट। ठीक है सबका, 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये आता है ना कई बार एग्जाम में, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 कूलम। समझ में आ रहा है? 1 कूलम कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ यू विल डिफाइन 1 कूलम? आप ऐसा बोल दो ना, 1 कूलम इज द चार्ज कंटेन्ड इन 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं बोल सकते? अगर आप इतने सारे इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करेंगे तब तो 1 कूलम चार्ज बन रहा था ना। अरे निकाले थे ना 6.25 into 10 to the power 18। तो 1 कूलम इज द चार्ज कंटेन्ड बाय 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को ऐड कर दो, यू विल गेट 1 कूलम। ये तो डिफाइन करने बोला ना। अब अगर 1 वोल्ट डिफाइन करने बोलूंगा तो कैसे करेंगे? 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा, ये 1 वोल्ट कब आएगा, जब 1 जूल काम होगा 1 कूलम चार्ज पे। तो आंसर 1 आएगा, 1 बाय 1 1 नहीं, ठीक है। उसके लिए लिखना नीचे डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट, 1 वोल्ट may be defined as 1 volt may be defined as 1 volt may be defined as मत लिखो, may be defined when 1 joule of work is done when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb, in moving a charge of 1 coulomb, moving a charge of 1 coulomb। ठीक है, नेक्स्ट एक और सब एंड डालना, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका मतलब समझना, अभी हमने क्या बोला था कि आप इंफिनिटी से एक पॉइंट पे अगर चार्ज को लेके आते हो तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इसको वहां से यहां तक लाने के लिए, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट है आपका पॉइंट ए,
और अब उसी पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पे भी चार्ज लेके जा रहे हो, उसको पॉइंट बी नाम दे देगा। क्लियर है? दोनों में अलग अलग वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि पॉइंट्स अलग अलग है, राइट? तो आप इनका पोटेंशियल निकालिए, दैट इज वी ए, इसका पोटेंशियल निकालिए वी बी। तो अब जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, उसे अपन कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, जब भी आपका करंट फ्लो करेगा ना, तो वो उन्हीं दो पॉइंट के बीच में करता है जहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। आप यूं मान के चलो कि एक आपकी बॉडी पूरी पॉजिटिव चार्ज है, ये एक बॉडी है विच इज कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? और ये रही दूसरी बॉडी जो कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव चार्ज को ना हाई पोटेंशियल रीजन बोलते हैं, और इसको कहते हैं लो पोटेंशियल। ये आपका होता है हाई पोटेंशियल। आप यूं समझो, हाई पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं? आप एक पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके आओगे तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये धक्का दे रहा है और आप पास लाना चाह रहे हो, तो ये हाई पोटेंशियल। और इसी पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रॉन के पास लेना चाहोगे तो ये तो उसको जल्दी खींचेगा ना, आ जाओ भैया जल्दी बैठ, ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ आपको कम काम करना पड़ेगा, राइट? समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इसको अपन कहते हैं बाय कन्वेंशन हाई पोटेंशियल रीजन, और इसको कहा जाता है लो पोटेंशियल। एक पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लाना मुश्किल है, ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि ये रिपेल कर रहा है, और इसके पास लाना आसान है क्योंकि ये कम रिपल्शन कर रहा है, ये तो अट्रैक्ट कर रहा है इनफैक्ट, ये तो उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ना। तो इसलिए इसको हम लो पोटेंशियल पॉइंट बोलते हैं नेगेटिव चार्ज को, और हाई पोटेंशियल बोलते हैं हम पॉजिटिव चार्ज को। क्लियर है यहाँ तक? अब करेगा, बट हमारे जो डेफिनेशन अपन लिखे है ना, उसमें एक ही चीज लिखी अपन की, वो वहां पे अपन पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं। हमको किसी एक को क्या बोलना चाहिए, बेसिस बना के डिफाइन करना पड़ेगा, उसको अपन लेते हैं पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है? अब देखो पॉजिटिव, अच्छा ये वाला को अपन हाई पोटेंशियल रीजन बोलते हैं, इसको हम कह दिए लो पोटेंशियल, ठीक है? अब जब आप इनको कनेक्ट करोगे ना किसी कंडक्टर से करना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इस रीजन से इस रीजन में फ्लो करना चालू करेंगे, कि नेगेटिव चार्जेस तो यहीं पे है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन, ठीक है? और बदले में करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो करंट पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ आता है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव हमें कहाँ मिल जाता है? हमारे सेल में या बैटरी में। देखा होगा ना आपने, एक पेंसिल सेल या बैटरी अपन लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखा रहता है, तो वो एक्चुअली वो पॉजिटिव नेगेटिव यही पॉजिटिव नेगेटिव। आप बस इसमें एक वायर का कनेक्शन कर दो, आपको जिस चीज को चालू करना है उस चीज को यहाँ लगा दो, लेट्स से बल्ब, ठीक है? और आप इसको कनेक्ट कर दो तो बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से यहाँ फ्लो करना स्टार्ट कर दिए हैं, बदले में करंट यहां से यहाँ फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है क्या हो गया? लाइटनिंग अलग टाइप का हो जाता है आपका, वहां पे चार्जेस जो डेवलप होते हैं ना, वो पूरा आपके क्लाउड्स में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ना? इसलिए अपन अपने घरों में लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं कि वो ऊपर आपके पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड रहते हैं उस लाइटनिंग कंडक्टर में, तो वो पूरा नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच लेता है लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है? वो अलग चीज है। ये क्लियर हुआ क्या लिखा, क्या समझाया यहाँ पे मैंने? एक पॉजिटिव पोटेंशियल, एक नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव वाले को अपन बाय डिफॉल्ट हाई पोटेंशियल रीजन बोलते हैं, और नेगेटिव वाले को लो पोटेंशियल। जब आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप फ्लो करवा पाओगे ना। और एक कुछ ना कुछ एक कंडक्टिंग मीडियम होना चाहिए। इंसुलेटर से कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएंगे, तो करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन लिखना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज the electric potential difference is defined as देखो, अगर दोनों बराबर पोटेंशियल के होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता। इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है।
अगर दोनों बराबर पोटेंशियल वाले पॉइंट होते तो फ्लो नहीं होता। तो करंट तभी फ्लो होता है जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे दोनों में, यहाँ पोटेंशियल हाई है, यहाँ पोटेंशियल लो है। अगर दोनों पॉइंट में पोटेंशियल सेम होता तो करंट फ्लो नहीं करता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हाई पोटेंशियल था, ये लो पोटेंशियल था, तो इलेक्ट्रॉन लो से हाई की तरफ गया तब फ्लो हुआ। अगर ये इसका जितना पोटेंशियल है इसका भी उतना ही पोटेंशियल होता तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होके नहीं जाता। इट इज जस्ट लाइक अगर आपके दो बकेट हैं ऐसे कुछ, तो पानी मान लो यहाँ पे यहाँ तक भरा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद आपने इसको ओपन किया तो पानी यहाँ से यहाँ तब तक ही फ्लो करेगा जब तक ये दोनों लेवल बराबर ना हो जाए। जहां दोनों लेवल बराबर हो जाएंगे अब पानी यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं करेगा। अभी यहाँ से यहाँ क्यों फ्लो कर रहा था? क्योंकि ये हाई पोटेंशियल में था और ये लो पोटेंशियल में था, तभी पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करना स्टार्ट किया। जहां ये दोनों बराबर लेवल में आ जाएंगे अब पानी ना यहाँ से यहाँ जाएगा ना यहाँ से आ जाएगा। बस सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। ये लो पोटेंशियल में था, ये हाई पोटेंशियल में था, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ से यहाँ तक गए। मतलब फॉर फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फॉर फ्लोइंग ऑफ करंट बिटवीन टू पॉइंट्स, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल में है तब करंट फ्लो नहीं करेगा, ना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। समझ रहे हैं? तभी तो आपकी बैटरी में दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव नहीं होता ना। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक हाई पोटेंशियल रीजन होता है, एक लो पोटेंशियल रीजन होता है। तभी करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर है? क्या वो कुछ डाउट? हाँ, तब भी अलग अलग वर्क करना पड़ेगा यार। इंफिनिटी तो कहीं पे भी रहे, अगर आप ये बोलो ना कि पॉइंट एक रहे बट इंफिनिटी में तो अलग अलग रहे, नहीं तब भी देखो आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, बाहर का पूरा रीजन ही इंफिनिटी। आपको वर्क तो तब करना पड़ेगा ना जब आप इसके अंदर घुसोगे। नहीं, आप यहां तक आ जाओ, यहां तक आ जाओ, तब तक आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। काम कब करना पड़ेगा? जब आप अंदर आओगे और ये वाला चार्ज आपको रिपेल करना होगा, तब वो टाइम आएगा जब आपको वर्क डन या वर्क करना पड़ेगा। सर्कुलर होती है, आपके मैग्नेट की थोड़ी इलेक्ट्रोडाइनेमिक रहती है, वो तो अलग रहती है। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को या फिर अपन वेव बोले ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो जैसे सर्कुलर टाइप की रहेगी और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसे होते हैं ना, उस टाइप की फील्ड होती है। मैग्नेट की फील्ड भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती है। जैसे अगर ये मैग्नेट है तो इसकी फील्ड कुछ ऐसी रहती है, ये रीजन, ठीक है, और बाकी इसके अंदर का रीजन रहेगा। ये होती है मैग्नेट की फील्ड। एक वायर है तो वायर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक इलेक्ट्रिक करंट वायर, अ वायर हैविंग करंट इन इट, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और उसकी फील्ड भी ऐसी रहती है उसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझते हैं ना, जिसका सेंटर सेम होता है, रेडियस अलग अलग बढ़ाते जाओ, तो वो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके, चलो तो क्या लिखे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज the electric potential difference is defined as the amount of work done in carrying a unit charge from one point to another in an electric field. Full stop. In other words, the potential difference is defined as the potential difference is defined as the difference in electric potential is defined as the difference in electric potential, the difference in the electric potential
of the two charged bodies, of the two charged bodies, of the two charged bodies. Next एक पैराग्राफ बनाना. The electrons can only flow. The electrons can only flow. The electrons can only flow when there is difference of electric potential. The electrons can only flow when there is difference in electric potential. दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करेगा जब दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा. अगर दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल के तो इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करेगा. वही जैसे पानी वाला एग्जांपल बताया मैंने. ठीक है. The electrons can only flow when there is difference of electric potential. ठीक है. Full stop. When charges accumulate on a body, when charges accumulate on a body, when charges accumulate on a body, when charges accumulate मतलब इकट्ठा होना ना, एक बॉडी में चार्जेस accumulate हो रहे हैं. When charges accumulate on a body, the body is said to have electric potential. The body is said to have electric potential. The body is said to have electric potential. Full stop. By convention, CONVENTION, कन्वेंशन मतलब जो एक कुछ रूल्स या लॉज दे दिए गए हैं. ये माना गया है कि हाँ, पॉजिटिव चार्ज को हम हाई पोटेंशियल बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज को लो पोटेंशियल बोलेंगे. तो बाय कन्वेंशन a positively charged body is said to be at high potential. By convention, a positively charged body is said to be at high potential, is said to be at high potential, and a negatively charged body is said to be at low potential. Okay. By convention, a positively charged body is said to be at high potential and a negatively charged body is said to be at low potential. ठीक है. जैसे ये जो बना हुआ है डायग्राम, इसमें आप देख रहे हो कि एक तरफ पूरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ जो बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज है. इनका जो स्टैंड होगा वो इंसुलेटर होगा ना, वरना ये चार्ज तो फ्लो के ग्राउंड में चले जाएंगे. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें भी जब करंट लगता है तो क्यों लगता है? क्योंकि अपन कोई ऐसी चीज को छू देते हैं जिसमें करंट है, वायर, और वो वायर हमारी बॉडी खुद कंडक्टिंग है, तो हमें करंट क्यों लगता है? क्योंकि वो वायर हमारे बॉडी से होते, वो करंट हमारी बॉडी से होते हुए ग्राउंड में चला जाता है. एक्चुअली क्या होता है ना, कॉपर का रेजिस्टेंस हमारी बॉडी से ज्यादा होता है, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कम है, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस हमारी बॉडी से ज्यादा है. तो अगर आपने एक वायर को छुआ तो वायर, अब वो करंट जो है ना वो वायर को छोड़ देगा कुछ समय के लिए, वो आपकी बॉडी से फ्लो के नीचे चला जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस कम है. करंट ऑलवेज चूज अ लो रेजिस्टेंस पाथ. जैसे हमारे पास अगर दो रोड है सामने, किसी ने आपको बता दिया वो बीच में ही, इस रोड में जाओगे तो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर है और रोड बहुत कच्ची है, कच्ची सड़क है, प्रॉपर बनी नहीं है, और ये वाली रोड एकदम स्मूथ है, यहाँ से आप जल्दी पहुंच जाओगे. तो आप कौन सी रोड लेना प्रेफर करोगे? राइट वाली. राइट, एग्जैक्टली. सब यही करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पीड ब्रेकर है, रास्ता अच्छा नहीं है, आपको टाइम लगेगा, मतलब बहुत रेजिस्टेंस है इस रास्ते में, बहुत रुकावटें हैं इस रास्ते में. राइट, और ये रास्ता बहुत अच्छा है, आप जल्दी पहुंच जाओगे. तो करंट भी यही चाहता है कि उसको ऐसा पाथ मिले जहां रेजिस्टेंस कम हो, ताकि वो आसानी से फ्लो होके निकल जाए. समझ रहे हैं? तो हमारी बॉडी को उसको एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाता है, तो करंट हमारी बॉडी से होते हुए ग्राउंड चला जाता है, उस बीच में हमें करंट लगता है.
समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ी देर के लिए नहीं, जब तक आप टच करोगे जब तक रहेगा करंट। आप तो ऐसे चीज को छुओ ना जहां पे करंट फ्लो हो ही रहा है। हाँ, क्योंकि अरे आपकी बॉडी कंडक्टिंग है ना। आपको क्यों लगा आपने उसको टच किया? तो क्योंकि आपकी बॉडी कंडक्टिंग है, इसलिए वहां से करंट आपके बॉडी में आया। फिर अगर आपको किसी और ने टच कर दिया तो उसको भी जाएगा। इसलिए उसको हटाने के लिए लकड़ी या कुछ लकड़ी से मार के उसको अलग किया जाता है ना, वो आदमी को। अगर कोई अगर कोई कांटेक्ट में आ गया है करंट के, तो उसको हटाने के लिए हाथ से छू के निकालना बेवकूफी होती है। ठीक है, हम लकड़ी का यूज करते हैं, भले मार लो उसको जितना मारना है उससे, है ना, बट इसको लकड़ी से ही अलग करना होता है। ठीक है, वरना आप सोचोगे हीरो बनने के लिए हाथ से खींचूंगा तो ठीक लग जाओगे। हाँ ठीक है, वहां काम नहीं करता ना दिमाग, आपका जितना भी सेंस होता है ना, सब काम करना बंद कर देता है उस समय पैनिक सिचुएशन में, है ना। इसमें से हाँ, इलेक्ट्रॉन देखो तब तक ही फ्लो करेगा जब तक ये दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो जहां ये दोनों का पोटेंशियल बराबर हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद कर देगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल हो जाएंगे ना। ठीक है, चलो। हाँ, अब डिपेंड करेगा कि वो करंट कितने इंटेंसिटी का है ना। वरना ये जो 10,000 वोल्ट 15,000 वोल्ट की जो लाइन है, इसको आप कोई भी इंसुलेटर पहन के टच कर लो, वो आराम से आपकी बॉडी में फ्लो करके चला जाएगा, क्योंकि वो इतना हैवी करंट है। ठीक है, तब भी हो सकता है, क्योंकि इतना हैवी करंट को आपका एयर भी अर्थ कर देता है। ठीक है, करंट बहुत ज्यादा हैवी अगर होगा तो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, तो क्या लिखे हैं? When charges accumulate on a body, the body is said to have electric potential, और कन्वेंशन के हिसाब से a positively charged body is said to be at high potential and a negatively charged body is said to have low potential। ठीक है, ये डायग्राम बना लो आप लोग, है ना। इसको लिख देना हाई पोटेंशियल, ये हो जाएगा लो पोटेंशियल। ठीक है, और इसको एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा देंगे। अभी करंट मत लिखो, करंट अभी अपन पढ़ेंगे उसके बाद करंट लिख देंगे। अभी बस इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा दो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी बॉडी से तो ना फ्लो होगा ना, खुद आपके वायर में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो वायर कॉपर का है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के पास भी होंगे ना। मान लो ये वायर है आपका, कॉपर वायर, ठीक है ना, तो इसमें कॉपर के आयंस भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो कोई भी जब मेटालिक पीस होता है ना, तो ऐसा रहता है, ध्यान देना इधर। ये एक मेटल का पीस है मान लो, लेट अस टेक कॉपर है। ठीक है, तो कॉपर के हमको पता है सॉलिड नेचर का होगा, तो एटम्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। पता है ना, पर सॉलिड में कोई भी एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस 0 होती है। तो ये आपके एटम्स है। ठीक है, पर हमें पता है कि मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। जो जितने भी कॉपर होंगे ना, वो अपने आयनिक स्टेट में होंगे +2। मतलब हर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 स्टेट में बैठा होगा। समझ रहे हैं? +1 भी हो सकता है। कॉपर 2 टाइप के अपन पढ़े ना, कॉपर 1+ होता है, कॉपर 2+ होता है। 3+ मत पूछा था, 3+ नहीं हो सकता है। अपन पढ़े ना कि आयंस के चार्जेस जो उनका वैलेंसी जो होगा, वो उस हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। जैसे सोडियम 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एल्यूमिनियम 3 करेगा, मैग्नीशियम 2 करेगा। कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, 1 या 2, इसलिए वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे सारे 2 पॉजिटिव है ना, तो एक दूसरे को रिपेल भी तो करना चाहिए ना सबको, आया ना।
ये कॉपर टू पॉजिटिव है, ये भी कॉपर टू पॉजिटिव है, ये भी कॉपर टू, सारे के सारे कॉपर टू पॉजिटिव है, तो इनको तो रिपेल करना चाहिए एक दूसरे को, बट क्यों नहीं करते रिपेल? क्योंकि बीच बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो उनको बाइंड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। ये कॉपर टू पॉजिटिव, ये कॉपर टू पॉजिटिव, इनके इलेक्ट्रॉन्स बीच में हैं जो उनको पकड़ के रखते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, है ना? तो इस टाइप की बॉन्ड को ना अपन मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनका अभी फ्लो रैंडम है, अभी इलेक्ट्रॉन कहीं भी फ्लो कर रहे हैं। जब तक वो मेटालिक वायर को आपने किसी फोर्स के बीच में कनेक्ट नहीं किया है, तब तक वो कैसे भी मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं इसको। पर जैसे ही आपने इस वायर को यहां कनेक्ट कर दिया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करना चालू कर देंगे। समझ रहे हैं? तो वो नेगेटिव चार्ज सिर्फ इस बॉडी में नहीं है, इस वायर में भी है। तो देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बस वही फ्लो के चले जाएंगे यहाँ पर, इस वायर में भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो भी सब फ्लो के जाएंगे। ठीक है, ओके, बन गया डायग्राम। नीचे लिखना, नोट करके एक पॉइंट लिखो। नोट, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अपन कैसे जनरेट करेंगे, तो नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखना, द सेल और बैटरी प्रोड्यूसेस द सेल और बैटरी प्रोड्यूसेस अ बैटरी, ये तो कौन सा होगा वो, हाँ, SELL, हाँ, नहीं वो शेल नहीं बोल रही, वो सेल बेचना बोल रही है वो, सेल, हाँ। द सेल और बैटरी produces the required potential difference. The cell or battery produces the required potential difference for the flow of electrons. For the flow of electrons. For the flow of electrons. ये लाइन क्लियर है? हम ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां से जनरेट करेंगे? बाय टेकिंग अ सेल और अ बैटरी। उनके पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट होंगे, आपको बस उनको करेक्ट करना है एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से, और बीच में उस वायर के उन अप्लायंसेस को रख दो जिनको आप रन करना चाहते हो, तो वो उनको वो करंट मिल जाएगा। जैसे बल्ब जलाना है तो आपने एक सेल ले लिया, ठीक है, वो सेल को आपको बस पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चालू कर जाएंगे। ठीक है, अब आप बीच में कहीं पे भी जो अप्लायंस आपको रन करना है, उस अप्लायंस को बीच में लगा दो, तो अब ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, चलो एक पॉइंट और लिखना नोट में ही, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर वो आया है एलेक्सेंड्रा वोल्टा के नाम से, है ना, जिन्होंने ये इन्वेंट किया था, एलेक्सेंड्रा वोल्टा, तो उनके नाम से वोल्ट यूनिट भी आया है, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर, जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस रीड करके बताएगा। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure, voltmeter is an instrument used to measure the potential difference, used to measure the potential difference between 2 points, between 2 points, ठीक है। आजकल तो मल्टीमीटर्स आते हैं, है ना, वो भी डिजिटल वाले, मैं दिखाता हूँ कल आपको। पहले वोल्ट मीटर देखो कैसे होते हैं, फिर मैं आप लोगों को मल्टीमीटर दिखाऊंगा। मल्टीमीटर को मल्टीमीटर क्यों बोलते हैं, पहले समझ लो वोल्ट मीटर क्या होता है। ये आपका वोल्ट मीटर है, दिख रहा है ना, एक पॉइंटर दिख रहा है आपको यहाँ पे, अभी वो 0 में पॉइंट कर रहा है ना। आपको बस इससे 2 वायर्स निकालने हैं, ये पूरा डायग्राम नहीं दिया है, सिर्फ उसका ये देखो, ये वाला दिख रहा है आपको, इसमें 2 वायर निकालने के लिए आपको नॉब दी है ना, एक रेड और एक ब्लैक दिख रहा है नॉब।
यहाँ रेड वाले में एक वायर लगाओ, एक ब्लैक वाले में वायर लगाओ, और इन दो वायर्स को उन दो पॉइंट में लगा दो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालना चाह रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सेल ले लो, है ना, जो हमारा पेंसिल सेल आता है, उस सेल के में एक पॉइंट को यहाँ लगाओ और दूसरे पॉइंट को यहाँ लगाओ, तो ये रीडिंग दे देगा कि वो सेल का पोटेंशियल कितना है। हाँ देगा ना। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो इसको कहते हैं वोल्ट मीटर, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। तो आप मार्केट से अगर सेल लेके आ रहे हो, बैटरी लेके आ रहे हो, और आपको लगता है कि वो यूज्ड बैटरी दे रहा है आपको, कवर्ड नहीं है ना, वो आता है ना, वो रैपिंग आती है, और कई बार वो रैपिंग अगर निकल गई होगी उससे फॉर एग्जाम्पल, या वो आपको यूज्ड किया हुआ सेल दे रहा होगा, तो आप इससे चेक कर सकते हो कि उसमें जो वोल्ट लिखा हुआ है कि हाँ 1.1 वोल्ट का ये सेल है, अगर उतना रीडिंग नहीं आ रहा तो समझ जाना कि उसने यूज सेल दिया है आपको, क्योंकि उसका वैल्यू फिर 1.1 से थोड़ा कम आएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका यूनिट वोल्ट होगा ना, तभी इसका नाम भी वोल्ट मीटर है। ठीक है, ओके। अगर अपन सर्किट में लगाना चाह रहे हैं ना, देखो अपन सर्किट बनाते हैं तो हर चीज को ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे ना, तो हम सबका एक सिंबल पढ़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को अपन ऐसे सर्कल में वी लगा के वोल्ट मीटर को शो करते हैं। ठीक है, बताऊंगा ना, सब बताऊंगा, तो टेंशन लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कहीं डाल लो, इलेक्ट्रिक करंट। इस टाइप के आजकल मल्टीमीटर आते हैं, एक तो डिजिटल भी है, अभी जो मैंने आपको इसके पहले इमेज दिखाई थी ये एनालॉग था ना, एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच में डिफरेंस समझते हैं ना, ये एनालॉग है ना, और ये जो मीटर है ना मल्टीमीटर, ये डिजिटल मीटर है, दिख रहा है ऊपर रीडिंग आ रही है। तो डिजिटल मल्टीमीटर या डिजिटल वोल्ट मीटर्स आर मोर एक्यूरेट देन योर एनालॉग मल्टीमीटर्स या एनालॉग वोल्ट मीटर्स। अब इसको मल्टीमीटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे अपन सब तरह की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। यू कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो, यू कैन मेजर करंट आल्सो, यू कैन मेजर रेजिस्टेंस आल्सो। समझ रहे? इसका ये नॉब है यहाँ पे, जैसे मिक्सी का नॉब होता है ना सर, मीडियम, लो, हाई, घुमाते हो ना, उसकी स्पीड बढ़ती है ना, उसी टाइप का एक नॉब है यहाँ पे। आप उस नॉब को सेट कर दो, अगर आपने यहाँ सेट कर दिया तो ये डीसी वोल्टेज को मेजर करेगा, बैटरी आपकी डीसी होती है उसको मेजर करेगा। अगर आपने उसको यहाँ सेट कर दिया तो ये आपके एसी को मेजर करेगा, एसी का भी वोल्टेज होता है ना, जो आपके घरों में आता है, वो आपके सब एसी एसी करंट है, वो अल्टरनेटिंग करंट है, जिससे फैन चल रहा है। आप बैटरी से फैन नहीं चला सकते, आप सोचो मार्केट से पेंसिल सेल लेके और बैटरी से चला दूं तो नहीं चलेगा ये, समझ रहे? इसको अल्टरनेटिंग करंट चाहिए होता है। तो वोल्टेज भी दो टाइप का होता है, एक बैटरी होती है जो आपको कांस्टेंट वोल्टेज देती है, और एक ये सप्लाई होती है जो आपको अल्टरनेटिंग सप्लाई, इसलिए इसका नाम भी अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग समझते हो ना, कांस्टेंट मतलब समझते हैं उतना ही सप्लाई हमेशा देता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के वोल्टेज हो गए, फिर ऐसी करंट भी है, तो आपको बस नॉब पे ये पॉइंट को ना घुमा के यहाँ तक लेके आना है, तो वो आपका रीडिंग मल्टीमीटर वो शो करेगा। ये दो वायर निकालने के लिए जगह है आपके पास, एक कॉमन पोर्ट होता है, बाकी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, वो दो वायर के लिए आप दो वायर को वहां लगाओ, वो दोनों के बीच का करंट बता देगा, रेजिस्टेंस बता देगा, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। तो ये ऑल इन वन हो गया मल्टी, तभी इसका नाम भी मल्टीमीटर है। समझ रहे? एक मीटर जो सारे काम कर देगा, आपको अलग से एमीटर लेने की जरूरत नहीं, एमीटर एक अलग आता है जो वोल्ट मीटर जैसा होता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा और एमीटर करंट मेजर करेगा, पर ये दोनों का काम कर देगा, तो आपको दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? कैपेसिटी अलग अलग है, जैसे आप रेजिस्टेंस में भी अलग अलग होता है। आप जैसे ये तो अलग दिख रहा है, जो आता है जो मार्केट में एक और उसमें लिखा रहता है, जैसे आपको रेजिस्टेंस को मिली ओम में मेजर करना है तो आप मिली ओम में सेट कर दो, आपको मेगा ओम में मेजर करना है तो मेगा ओम का अलग नॉब रहता है, आप वहां सेट कर दो। आप इसमें मल्टीपल रेंज में मेजरमेंट कर सकते हो। 440 230 के ऊपर तो कर ही देगा, मतलब आपका ये भी मेजरमेंट कर देगा वो 230। ठीक है,
अब इतना ज्यादा मैंने मल्टीमीटर को इस वायर में लगा के नहीं देखा कि वो इसका या फिर वो ट्रेन के ऊपर जो लाइन चलती है वो बहुत हजारों वोल्ट की होती है ना, उसको कौन लेके चलेगा मल्टीमीटर लेके उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट है डाले, करंट। हाँ क्या हेवी करंट फ्लो करेगा तो जल जाएगा। देखो करंट का एक हीटिंग इफेक्ट भी होता है। अगर आप करंट कहीं फ्लो कराते हो ना वो चीज गर्म भी होती है। इससे तो अपन रेजिस्टेंस यूज करते हैं कि आपको अगर लगता है कि वो वायर में करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो वायर गर्म होगा और गर्म करके जल जाएगा। शॉर्ट सर्किट बोलते हैं ना, कई बार शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है कहीं पे। उसका कारण यही होता है कि बहुत हेवी करंट फ्लो कर जाता है वायर में, तो उसको बचाने के लिए अपन रेजिस्टेंस लगाते हैं अलग से एक्सटर्नल। हाँ वो तो मैं बताया था उस दिन भी कि आप वायर की लेंथ बढ़ा के रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो, वायर की थिकनेस बढ़ा करके रेजिस्टेंस कम करेगा, थिकनेस को कम करना पड़ेगा तब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, चलो करंट है डाल दी, करंट। चलो करंट का डेफिनेशन लिखेंगे। करंट तो सबसे पहले अपन चार्ज पढ़े, फिर चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है वो पढ़े पोटेंशियल। अब यही मूविंग चार्ज करंट प्रोड्यूस करेगा, तो अब करंट पढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखना है सर, करंट इलेक्ट्रिक करंट हाइफन डाल के लिखना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज is called current. Rate of flow of net charge is called current. Full stop. It is denoted by I. It is denoted by I, capital I ना. It is denoted by capital I. ठीक है, अब देखो आप लोग जो डेफिनेशन लिखो, रेट वर्ड जहां आता है ना वहां मतलब टाइम आ गया। तो अपन एनर्जी और पावर में कैसे डिफरेंस करते हैं? पावर होता है आपका एनर्जी अपॉन टाइम। पावर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं दो लोग को काम देता हूं, एक काम, एक ही कॉमन वर्क है जो मैंने दो लोग को दिया है, तो दोनों कर वो काम पूरा करेंगे, पर जो सबसे पहले करेगा उसका पावर ज्यादा होगा, उसके करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो जब भी हम पावर की बात करते हैं ना तो वहां पे टाइम का जिक्र जरूर होता है, समझ रहे हैं? और टाइम के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं रेट। जैसे आप लोग 9th में पढ़ते थे ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करते थे। तो रेट वर्ड कहीं भी आया मतलब इट इज रिलेटेड टू टाइम। यहाँ पे अपन क्या लिखे हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आई क्या हो जाएगा आपका? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, फिर पर यूनिट टाइम आ गया, समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसको लिखो नीचे, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट की जगह आई ले लेना, चार्ज की जगह क्यू और टाइम की जगह टी। ठीक है, इसका यूनिट लिखेंगे, नीचे लिखना SI यूनिट ऑफ करंट इज, SI यूनिट ऑफ करंट इज ऐसे आप देखोगे तो कूलम पर सेकेंड होगा ना, है ना? इसको अपन एम्पियर बोलते हैं, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। एम्पियर इसके ब्रैकेट में कैपिटल ए लिख लेना। जैसे वोल्ट, वोल्ट के लिए अपन V यूज कर रहे थे ना, वैसे ही एम्पियर के लिए ए यूज करेंगे सिंबल। ये करंट का सिंबल नहीं है, ये करंट के यूनिट का सिंबल है। करंट का सिंबल तो आई है, तो जहां भी मुझे वायर में करंट दिखाना होगा तो मैं आई करके दिखाऊंगा, समझ रहे? उसका यूनिट एम्पियर है, ये उसका सिंबल है कैपिटल है। ठीक है, तो 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर सकते हैं ना, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, है ना? देखो नीचे 1 कूलम का डेफिनेशन, 1 एम्पियर का, सॉरी देखो, 1 एम्पियर में बी डिफाइंड एज 1 ampere may be defined as 1 ampere may be defined as 1 coulomb of charge flowing per second. 1 coulomb, sorry, 1 ampere may be defined as
1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है, 1 by 1, जैसे अपन ने 1 वोल्ट को डिफाइन किया था ना, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। कर लेंगे डिफाइन, ऐसा यूनिट का डेफिनेशन आता है, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, ये आना चाहिए डेफिनेशन। ठीक है, आप बस फॉर्मूले में हर की जगह 1 1 पुट कर दो और उसको डिफाइन कर दो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज 1 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही तो आपके करंट के छोटे यूनिट्स भी होंगे। जैसे अगर करंट कम फ्लो कर रहा है तो अपन मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में भी करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिली मतलब क्या होता है, 10 to the power -3, इसको मिली बोलते हैं। 10 to the power -3 एम्पियर का मतलब होता है 1 मिली एम्पियर। ठीक है, और अगर और करंट कम फ्लो कर रहा है तो 10 to the power -6 भी होता है, इसको अपन कहते हैं 1 माइक्रो एम्पियर, इसको बोलते हैं माइक्रो। एम नहीं है, यू है, और दोनों तरफ से ऐसा खींच दिए। ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, म्यू। ठीक है, ये भी लिख लो। अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स डिपेंड करेगा, करंट अगर कम फ्लो कर रहा है तो अपन छोटा यूनिट यूज करेंगे। नहीं आया ना? अब ये पेन का लेंथ आप किलोमीटर में थोड़ा मेजर करोगे, करोगे क्या, सेंटीमीटर में करेंगे। आया ना? और इसका लेंथ हम मिलीमीटर में मेजर करेंगे। इसका जो पेन का निब होगा उसका लेंथ अपन मिलीमीटर में मेजर करेंगे ना। तो जितना मेजरमेंट करना है, जो चीज का मेजरमेंट करना है उसके हिसाब से अपन यूज करते हैं यूनिट। अब घर का यहाँ से डिस्टेंस निकालना है तो सेंटीमीटर में तो ना करेंगे, तो अपन मीटर या किलोमीटर यूज करेंगे। आया ना? तो वैसे ही अगर करंट कम फ्लो कर रहा होगा तो अपन इस टाइप का छोटा छोटा यूनिट यूज करेंगे। इसको अपन प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या है ये? प्रीफिक्स, जो एम्पियर के आगे लगा है, प्री पहले लगा। एम्पियर में मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। क्लियर है? ठीक है, इसका भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम भी लिखना नीचे, एमीटर। लिखो, एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे वोल्टमीटर था वैसे ही एमीटर होगा। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure, emitter is an instrument used to measure, emitter is an instrument used to measure the electric current in a circuit, the electric current in a circuit, used to measure the electric current in a circuit. ठीक है, जैसे वोल्टमीटर था वैसे ही अकेला एमीटर भी आता है मार्केट में, या फिर आप मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सर्किट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अपन एंड सर्किट में किए ना, तो अगले क्लास में सर्किट चालू करेंगे। चलिए, थैंक यू।